हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में आज है हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 2। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 1 अच्छे से देखा है। तो पार्ट 2 में हम लोग बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म न्यूमेरिकल्स की। आप आई होप आपको पता है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, जिसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे किसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। सबसे पहले जो हमारे पास आता है भाई, हम बात करेंगे परसेंटेज बेस की। परसेंटेज वाला वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज जब भी हम बात करेंगे क्या होगा? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तीन तरह की परसेंटेज की बात होगी इस चैप्टर में। और बेटा जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा ये टर्म्स यूज होंगी। सबसे पहले मैं बात करूं तो मास परसेंटेज, ठीक है। फिर बात होगी अबाउट वॉल्यूम परसेंटेज, और फिर हम लोग बात करने वाले हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की आई होप कि सब कुछ क्लियरली विजिबल होगा आपको। मास परसेंटेज किसे कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ अ कंपोनेंट, मास ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट्स मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की। बाई किसे कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? दो सॉल्यूशन विच आर प्रिपेयर्ड बाय टू सब्सटेंस। अब उनमें से एक ज्यादा होगा, एक कम होगा। जो कम होगा उसे हम लोग सोल्यूट बोलेंगे, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसे हम लोग सोलवेंट बोलने वाले हैं। अब एक बात याद रखना, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, सोल्यूट को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं और सोलवेंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बात आप लोगों ने याद रखनी। सिंपल स्टोरी बताऊं, ए और बी में से पहले कौन आता है? ए आता है, जो पहले आएगा वो बड़ा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, दो भाई हैं, दो भाई में से जो पहले पैदा होगा वो बड़ा होगा ना। तो ए बड़ा है, बड़ा तो सोलवेंट होता है, तो ए इज यूज्ड फॉर सोलवेंट एंड बी इज यूज्ड फॉर सोल्यूट। क्लियर है? अब देखो, जैसे कि आपको कैलकुलेट करनी है मास परसेंटेज ऑफ बी, तो फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ बी। आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, WB टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो टर्म होंगी, सोलवेंट और सोल्यूट, WA प्लस WB। और जब भी परसेंटेज निकालते हैं इनटू में क्या आएगा भाई? 100 आएगा। आपको कैलकुलेट करनी है मास परसेंटेज ऑफ A, तो फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ A टू द मास ऑफ सॉल्यूशन, और जब भी परसेंटेज निकालते हैं इनटू में क्या आएगा? 100 आएगा। क्लियर है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है, A, B, C एंड D। मान के चलते हैं ऐसा, जिसमें A है 10 ग्राम, B है 20 ग्राम, C है 30 ग्राम एंड D है 40 ग्राम। मुझे क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करनी है मास परसेंटेज ऑफ A। तो फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ A, है ना, टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। अब याद रहे, ये सॉल्यूशन बाइनरी नहीं है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट जुड़ेंगे, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में क्या आएगा? 100 आएगा। तो मास ऑफ ए कितना गिवन है आपको? 10 टू द सॉल्यूशन, सबका सम बाय में 100, और इनटू में भी क्या आएगा? 100 आएगा, और यहां से क्या आ जाएगा? 10%। इसी तरह से मास परसेंटेज ऑफ बी कैलकुलेट कर सकते थे, मास परसेंटेज ऑफ सी, मास परसेंटेज ऑफ डी भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? अब एक जो न्यूमेरिकल है वो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, और वो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको दिया गया है एक सॉल्यूशन जो कि मिलके बना है किस किस से? बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, पता लगे मुझे बच्चे कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। जिसमें बेंजीन 22 ग्राम है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम है। आपको क्या करना है? इन दोनों की मास परसेंटेज बतानी है कमेंट सेक्शन में, कि बेंजीन की मास परसेंटेज कितनी होगी और कार्बन टेट्राक्लोराइड की मास परसेंटेज कितनी होगी। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका
एनसीईआरटी में है भाई। एक बात, अब दूसरी बात पे आओ। इस तरह से न्यूमेरिकल आ सकता है इसका, या फिर किस तरह से आ सकता है, आपको पूछा जाएगा 10% HCl बाय मास का मतलब क्या है। 10% HCl बाय मास का मतलब क्या है? इट मीन्स क्या है कि ये एक मास बाय मास टर्म है। ये क्या है? एक मास बाय मास टर्म। ऊपर मास किसका गिवन होगा? जिस कंपोनेंट की बात की गई है, मास ऑफ HCl। नीचे किसका मास होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे होता है ना, अपॉन में तो मास सॉल्यूशन का ही होता है, ऊपर जिसकी बात की गई है 10%। अच्छा, मास किस में कैलकुलेट करते हैं हम लोग बेटा जी? ग्राम्स में ना, छोटी यूनिट की बात करते हैं ग्राम्स में। तो HCl कितना दिया है? रखा है 10% ना, इट मींस यहां पे क्या है? 10 ग्राम HCl है इन। और जब भी परसेंटेज की बात करते हैं तो नीचे वाली चीज कितनी हो जाएगी अपने आप ही? वो 100 हो जाएगी। 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये बात पता है आपको? नहीं पता है? जब आपके मास आते हैं 86% आते हैं, तो 86 कितने परसेंट में से बनते हो? 100 में से ही बनते हैं ना। ऐसे ही यहां पे अब मैं आपको बोलता हूं 15% NaCl बाय मास। फोकस करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 15% NaCl बाय मास, इसका मतलब क्या है कि ये मास बाय मास टर्म है। नीचे मास किसका होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। और ऊपर मास किसका होगा? मास ऑफ NaCl। कितना NaCl है? 15%। 15 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या बात है? क्लियर है? आसान था। इसी तरह से आप लोग कर सकते हो। कीजिए एक 22% इथेनोइक एसिड बाय मास। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना इसका मतलब क्या है। बेटा बस सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर साथ के साथ करते रहना, अपनी कॉपी में भी लिखते रहना जो नोट्स बना रहे हो। साथ के साथ आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती जाएगी। चलिए अब एक बार इसको चिपका लीजिए जल्दी से। ओके, चिपका लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात होगी किसकी? मास परसेंटेज की। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टर्म है भाई हमारी वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, बट जनरली हम लोग सोल्यूट की ही बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट टू द पर 100 पार्ट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इवन एनसीईआरटी में तो इनको डिफाइन करना भी लिखा हुआ है। मास परसेंटेज को डिफाइन करो, मास फ्रैक्शन को डिफाइन करो, इस तरह से। चलो, तो जैसे कि ये V बाय V टर्म्स होती हैं, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए। तो फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ए टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि सॉल्यूशन क्या है? बाइनरी है। और जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, इनटू में क्या आ जाता है भाई? 100। क्या आता है? 100 आता है। आपको कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी। तो फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बी टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज जब भी निकाल लेंगे, इनटू में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है? अब जैसे कि हम मान के चलते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें ए हमें दिया गया है 30 मिलीलीटर और बी हमें दिया गया है 70 मिलीलीटर मान लो, या 20 मिलीलीटर हम लोग मान लेते हैं। हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए। तो फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ए, और दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी, यानी कि सॉल्यूशन। और परसेंटेज जब भी निकालेंगे इनटू में 100 आएगा। वॉल्यूम ऑफ ए कितना गिवन है आपको? 30, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों का सम 50। परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100, सिंपल आउट करोगे इसे, कितना परसेंट आ जाएगा? ये 60%। अब दूसरे के आप लोग अपने आप भी कैलकुलेट कर सकते हो भाई। टोटल परसेंटेज 100 होती है, बाकी जो बची, या फिर इस तरह से भी क्या? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी। तो फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बी टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो 100 आएगा। वॉल्यूम ऑफ बी कितना गिवन है आपको? 20 गिवन है, ठीक है। अपॉन में दोनों का सम
50, परसेंटेज जब भी निकालेंगे 100 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया यहां से 40% आ गया। क्लियर हुई बात? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय 7% HCl बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है 7% HCl बाय वॉल्यूम का? देखिए बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इट मींस ये एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टर्म है। पहली बात तो ये, नीचे वॉल्यूम किसका होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। ऊपर वॉल्यूम किसका होगा? ऑफ HCl होगा। और जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो में क्या आता है 100, वो अभी निकालनी नहीं, हमें तो इस डाटा से बताना था ना। अच्छा वॉल्यूम किसमें गिवन होता है आपको? मिलीलीटर में। छोटी यूनिट की बात करते हैं हम लोग मिलीलीटर में। अब HCl कितना दे रखा आपको? 7%, यानी कि 7 मिलीलीटर है वो, 7 मिलीलीटर HCl इन। अब सॉल्यूशन कितना होगा? सॉल्यूशन टोटल कितना हो जाएगा जब वो 7% है? 100%, यानी कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। बात क्लियर है या नहीं है? उसमें क्या था, अगर यही टर्म ऐसे दी होती 7% HCl बाय मास, क्या डिफरेंस था दोनों में? यहां पे क्या लगता 7 ग्राम HCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, बस ये डिफरेंस था और कुछ भी डिफरेंस नहीं था। उसमें मिलीलीटर लिखने वाले थे, इसमें ग्राम्स में लिखेंगे। क्लियर है बेटा जी? आगे बढ़ते हैं। और लास्ट टर्म आती है हमारी, चिपका लो इसको जल्दी से, पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया? चलिए अब ये मैं नोट करने का टाइम क्यों दे रहा हूं, कुछ बच्चे कहीं कहते हैं कि सर हमें खुद से नोट्स बनाने तो थोड़ा सा टाइम दे दिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज व्हाट? मास ऑफ अ कंपोनेंट, मास ऑफ अ कंपोनेंट। कंपोनेंट मींस यहां पे कुछ भी हो सकता है, वो सोल्यूट भी सॉल्वेंट भी। कंपोनेंट टू द पर 100 पार्ट्स। अब देखो अपॉन में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हो? एक मास बाय मास टर्म थी, ये कैसी टर्म है? एक W बाय V, मास बाय वॉल्यूम टर्म। जैसे कि आपको कैलकुलेट करना है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ B, तो आप क्या लिखोगे? मास ऑफ B टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो में क्या आएगा? 100। अच्छा अब इस टाइप से रिलेटेड कभी भी आपको ये नहीं आएगा कि आप परसेंटेज निकालो, ऐसा नहीं आएगा। आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय, वही ले लेते हैं बात। जैसे 7% HCl मास बाय वॉल्यूम, इस बात का मतलब क्या है? क्या मतलब होगा इस बात का? ऊपर मास होगा है ना, नीचे क्या होगा? वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ किसका भाई? सॉल्यूशन का। और ऊपर मास किसका? मास ऑफ HCl। मास की यूनिट क्या होती हैं? ग्राम्स होती हैं। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती हैं? मिलीलीटर होती हैं, है कि नहीं? यही होगा। अब HCl कितना गिवन है? 7%, यानी कि इसका मतलब ये बना कि 7 ग्राम HCl है इन 100 ग्राम। आएगा क्या? नहीं, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है तो ये आएगा 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। बात क्लियर हुई? आसान है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जी ये है आपका परसेंटेज वाला टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट बनता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी मास फ्रैक्शन की। क्या होती है मास फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मींस डिवीजन, डिवाइड करना है मास बाय मास, बस परसेंटेज की तरह। परसेंटेज में हम इंटू में 100 कर देते हैं, इसमें आपने इंटू में 100 नहीं करना। डिफाइन किस तरह से करोगे? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ अ कंपोनेंट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। रिप्रेजेंट किसे करते हैं मास फ्रैक्शन को? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इंपॉर्टेंट बात, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। जैसे आपको मास फ्रैक्शन ऑफ ए निकालनी है बेटा, एक्स ए,
क्या होगा, मास ऑफ ए टू द मास ऑफ सॉल्यूशन, मास W वेट है ना, WB। आपको मास फ्रैक्शन ऑफ बी निकालनी है, फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ बी टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। जैसे आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें क्या है 30 ग्राम HCl इन 70 ग्राम H2O। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आसानी से कटने वाली टर्म्स ले रहा हूं। जरूरी नहीं है पेपर में इतनी आसानी से कटने वाली टर्म्स आए, ठीक है, क्योंकि मैं मैथ्स में अभी ज्यादा घुसना नहीं चाहता, केमिस्ट्री की क्लास है ना। अब आपको क्या करनी है, हर एक की मास फ्रैक्शन निकालनी है बेटा। कैसे करोगे, जैसे आपको मास फ्रैक्शन निकालनी है HCl की, तो X ऑफ HCl, मास फ्रैक्शन ऑफ HCl क्या आएगी, मास ऑफ HCl टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ HCl कितना दे रखा आपको, मास ऑफ HCl आपको गिवन है 30 और टू द मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा 100, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, यहां से 0.3 आ जाएगा। आगे आपको क्या करना है, मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉल्यूशन, और यहां से क्या आ जाएगा, बोलिए, मास ऑफ वाटर कितना गिवन है आपको 70 टू द मास ऑफ सॉल्यूशन 100, ये कितना आ गया 0.7। और देखो बेटा, इनको जोड़ के सॉल्यूशन बनता है। अगर मैं इनकी मास फ्रैक्शन को जोड़ दूं तो वो बन जाएगा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं हम लोग, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन भी कैलकुलेट हो सकती है। कैसे, X ऑफ HCl प्लस X ऑफ H2O, मास फ्रैक्शन ऑफ HCl प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ H2O। अब HCl की मास फ्रैक्शन कितनी गिवन है आपको, वो है 0.3 एंड ये है 0.7, तो ये कितनी आ गई 1, और वो 1 ही आने वाली है। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, वो क्या, दैट की मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1, वो 1 रहती है। जैसे कि आपके क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट XB इफ, कैलकुलेट XB इन अ बाइनरी सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन भी मेंशन कराया गया है कि ये क्या है, एक बाइनरी सॉल्यूशन है। इफ XA इज 0.35, ये कैसे करेंगे। अब आपको X भी मेंशन करवा दिया, तो क्या करोगे बेटा, इसमें हमें पता है, वी नो, बट वी नो दैट की मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितनी होती है, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज 1। बाइनरी सॉल्यूशन है, मींस XA प्लस XB कितना आएगा 1 आएगा। अब XA कितना गिवन है आपको 0.35, तो XB यहां से कैलकुलेट हो सकता है क्या, या नहीं हो सकता। XB कितना आ जाएगा, आसान है, 1 माइनस 0.35, ये कितना आ गया 0.65 आ गया। अब एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट XB इन अ टर्नरी सॉल्यूशन, इन अ टर्नरी सॉल्यूशन इफ XA is 0.35 and XB is 0.25। क्लियर, XB नहीं, XB तो कैलकुलेट करना है, तो XC गिवन है। और मैंने एक बात बोल ली आपको, दैट इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्यों होती है, मास ऑफ HCl ग्राम्स में होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम्स में होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन गई, एक यूनिटलेस क्वांटिटी बन गई। क्लियर बेटा जी, चिपकाओ इसको जल्दी से, पॉज करो और चिपका दो। चिपका दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज मोल फ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन की तरह मोल फ्रैक्शन को भी हम लोग एक्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, डिफाइन किस तरह से करेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अब जैसे कि क्या हुआ, जैसे आपको XA कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं हम लोग, XB आपको कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम है, लाइक मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन भी क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी। एक बात। दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन में कितनी रहती है, 1 ही रहती है। यानी कि आप लोग लिख सकते हो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अब समझिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जैसे कि आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है जो कि मिलके बनाया गया है H2O से एंड NaOH से, ठीक है। अब H2O का मास आपको गिवन है 90 ग्राम और NaOH का मास आपको गिवन है 80 ग्राम। आपसे बोला गया कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। आपको क्या करना है, हर एक की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको मोल्स गिवन होने चाहिए, बट मोल्स नहीं गिवन है, आपको इनका मास गिवन है। तो पहले आप इनके मोल्स निकाल लोगे। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद है? जैसे आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉशिंग मशीन वेट बाय मोलर मास, या कह लीजिए मास बाय मोलर मास। मनमोहन भी लिख सकते हो आप लोग, मनमोहन, है ना, मनमोहन। ये M बोले तो मास और M मतलब मोलर मास। अब देखिए इसका मास आपको गिवन है, कितना है भाई, वो 90 है, टू द मोलर मास। अब मोलर मास कितना होगा H2O होगा बेटा जी, इसके लिए आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए, टिक करवा रखी है, बाकी मैं दोबारा करवा दूंगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का 16, इन दोनों का सम कर दो तो 18 आया, और इनके मोल्स यहां से कितने बनेंगे 5। क्लियर? अब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके निकालने हैं, NaOH के, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, वही वॉशिंग मशीन वेट 80 दे रखा है, और मोलर मास NaOH का मोलर मास निकाल लो। कैसे निकलेगा NaOH का मोलर मास? Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1, सबको सम करोगे 40। मेरे को कैसे याद, मैंने बहुत बार प्रैक्टिस कर ली है, और ये कितना आ जाएगा 2। पहले बेटा जी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो फॉर्मूला क्या होगा, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब H2O के मोल्स कितने गिवन है आपको, H2O के मोल्स यहां पे कैलकुलेट किए थे 5, टू द सॉल्यूशन में क्या होगा, दोनों के मोल्स का सम करोगे 5/7। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है NaOH की, तो कैसे निकलेगा भाई, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी NaOH के मोल्स कितने गिवन है आपको 2, टू द दोनों का सम कितना है भाई, वो 7, एक 5/7 आ गया, एक 2/7 आ गया, और दोनों मोल फ्रैक्शन का सम करो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। और वो हम लोग बोल चुके हैं दैट की मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितनी होती है, 1 होती है। एक क्वेश्चन है, बड़ा फेमस है, लेकिन आप लोगों ने ये करना है, होमवर्क है आप लोगों का आज का, कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, आसान सा दे रहा हूं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ XA in a binary solution if XB is 0.25। ये बताना आपको बेटा जी, क्लियर है। तो आज की क्लास को यहीं तक निपटाते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल मोलैरिटी नॉर्मैलिटी और बेस्ट ट्रिक पे। गारंटेड मैं बोल रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे कोई इतनी बेस्ट ट्रिक से नहीं करा सकता जितने जैसे हम लोग करेंगे। तो इनको निपटाओ, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, रेगुलर मेहनत करो स्टार्टिंग से, बिल्कुल ठीक है। डेली जितनी देर की वीडियो आ रही है वो होमवर्क अपना
पूरा रखो बेटा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।